हाय दोस्तों, कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप ठीक ही होंगे और लॉकडाउन का पूरा फायदा लेते हुए आप अपनी पढ़ाई लगन से कर रहे होंगे दोस्तों। और मेरी भी उम्मीद है इस लॉकडाउन का फायदा आपको ज़्यादा मिले और हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं जो प्लेलिस्ट में है, आप उन्हें देखिए, उनसे फायदा लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। तो आइए आज हम क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बिना समय गंवाए हम यह जानने का प्रयास करते हैं, किसी भी तरह भी प्रश्न किया जा सकता है, हमें उस प्रश्न को समझते हुए जवाब देने का प्रयास करना है। हमसे पूछा जाए क्रिया क्या है, क्रिया के बारे में क्या समझते हैं, क्रिया को समझाइए, क्रिया की परिभाषा लिखिए, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसके केंद्र में अगर क्रिया है, ठीक है, क्रिया की व्याख्या कीजिए, कुछ भी रहे, क्रिया है, तो हमें उस प्रश्न को देखते हुए समझाने का प्रयास करना है। और हम हर जो है कि वीडियो में उदाहरण व्याख्या करके समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम समझते हैं क्रिया क्या है। क्रिया को सामान्य अर्थों में हमें ध्यान में रखना है, उसको अंग्रेजी में आप वर्ब के रूप में भी जानते हैं। क्रिया क्या है? करना, कोई भी काम करना, इतना ध्यान में रखना है। क्रिया क्या है? करना, ये ध्यान में रखना, यही क्रिया है। तो इस करना को ध्यान में रखते हुए हम इसकी परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे कि क्रिया क्या है। तो सामान्य से परिभाषा बनाना है जो दोस्तों, देखिए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे क्रिया कहा जाता है। बस इतनी सी बात दोस्तों। अब देखिए, जैसे खाना, पीना, दौड़ना इत्यादि। ठीक है दोस्तों, क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, नहाना, चलना इत्यादि, ये शब्द क्रिया है। सामान्यतः इसमें आप पहचानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वही क्रिया है। ऐसा नहीं कि सब में लगता है, ऐसा नहीं है। जैसे पटना है, तो यानी सामान्य अर्थों में क्या है कि क्रिया के अंत में ना लगा रहता है। अब उसके चिन्ह तो रूप तो परिवर्तित होंगे ही, तो जब परिवर्तित होंगे तो वहां नाप मिलेगा नहीं, तो उसको भी हम आगे बात करेंगे। तो क्रिया की परिभाषा में आप इतना लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन हमें याद रखनी चाहिए कि हमें अपनी परिभाषा को औरों की परिभाषा से अच्छी बनानी है, तभी हमें मार्क्स ज्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो आप अपनी परिभाषा में और भी जोड़ सकते हैं, इसको इत्यादि को हम यहां लिखते हैं। आप अपनी परिभाषा को और परिपक्व बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आप पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, क्रिया एक विकारी शब्द है। शब्द है जिसका रूप, लिंग, वचन और
पुरुष के अनुसार बदलते हैं। इतनी बातें आप लिखेंगे तो आपकी परिभाषा में उम्मीद है 4 चांद लग जाएगा, और जो एग्जामिनर होंगे तो अपेक्षाकृत आपको अन्य से ज्यादा मार्क्स देगा। हम यहाँ क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। अभी तक हमने जितने वीडियो बनाए हैं उसमें अधिकांश क्या है, विकारी शब्द की बात हुई है। उसमें क्या है, क्रिया भी विकारी शब्द में आता है, क्योंकि इसके रूप में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन किस किस का वजह से होता है, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन होता है। तो क्रिया में इतनी बातें ही जानना है और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए जानना है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि क्रिया के रूप में परिवर्तन किस किस वजह से होता है या किस वजह से नहीं होता है, तो आपको जो है कि ऑप्शन दिए जाएंगे किस किस वजह से होता है, तो उसमें दिए जाएंगे 3 कुछ और रहेगा, उसमें से एक तो लिंग, वचन या पुरुष रहेगा। इनमें से आपको चुनना है। और अगर पूछा जाए कि क्रिया के रूप में परिवर्तन किस वजह से होता है, तो रहेगा 3 कुछ और रहेगा, चौथा इनमें से कोई एक रहेगा, तो लिखेंगे इस वजह से होता है। और अगर नहीं में पूछा जाए किस वजह से इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें से 3 रहेगा, चौथा कोई और शब्द रहेगा। तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से और अपने जो है कि थोड़ी सी मेमोरी को कंट्रोल करते हुए उसका जवाब देना है दोस्तों। तो क्रिया हो गया। अब हम जानने का प्रयास करते हैं, क्रिया पे आगे बढ़ने से पहले क्रिया के रूप और क्रिया से संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं, उस पे जानने से पहले हम धातु पे जानने का प्रयास कर लेते हैं कि धातु क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं धातु के बारे में। यह धातु शब्द आप केमिस्ट्री में भी पढ़ा करते हैं। हिंदी में धातु उस केमिस्ट्री वाले धातु से अलग है। संस्कृत में भी धातु पढ़ा जाता है, क्योंकि हिंदी व्याकरण क्या है वो संस्कृत से ली गई है। उनके अधिकांश नियम जो है संस्कृत को फॉलो करते हैं, तो स्वभावतः यह धातु भी संस्कृत से हिंदी में आया है। धातु के बारे में इतना कहा जाता है दोस्तों, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि धातु क्या है। क्रिया जो है, क्रिया किसी न किसी शब्द से बनता होगा, तो क्रिया जिस मूल शब्द से बनता है उसे ही धातु कहा जाता है। इतना सा ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहेंगे, क्रिया जिस मूल शब्द से बनता है उसे धातु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रिया शब्द जिस मूल शब्द से बनता है उस मूल शब्द को ही धातु कहा जाता है। देखिए जैसे खा, पी, रो, हंस इत्यादि। तो धातु के क्या क्या रूप है दोस्तों, खा, पी, रो, हंस इत्यादि ये शब्द है जो धातु है, और इन्हीं धातु में प्रत्यय लगाकर उसे क्रिया बनाया जाता है। तो अब यह सवाल उठता है कि हम धातु और क्रिया में कैसे अंतर कर पाएंगे कि यह धातु है और यह क्रिया है। अब देखिए इसको हम मोटे अर्थों में समझते हैं कि धातु और क्रिया में क्या अंतर है। धातु और क्रिया हमें पहचानना है कि कोई भी शब्द है
वह धातु है या क्रिया है। सामान्यतः इसको जानने के लिए हमें लंबी चौड़ी परिभाषा या नियम रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्रिया है तो उस क्रिया से ना को आप हटा दीजिए, वो धातु बन जाएगा। अगर कोई धातु है उसमें आप ना जोड़ दीजिए तो वह क्रिया बन जाएगा। इतनी बात ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या बोलेंगे दोस्तों, सामान्य अर्थों में सीधा सामान्यतः क्रिया के अंत से ना को हटाने से धातु बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे धातु बनता है। जैसे देखिए आप, जैसे हंसना क्रिया में ना लगा रहता है, इससे हमको बनाना है धातु। क्या हो जाएगा, हंस, ना को हम साइलेंट कर दिए। अब उसी तरह देखिए लिखना, इसमें ना को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, बाकी जो बचा है वो लिख। या लिख क्या है, वो धातु है। उसी तरह दौड़ना क्रिया है, उसे धातु बनाना है, या ना को हटा रहे हैं, वो क्या हो जा रहा है, दौड़। और भी कई सारी है, आप उदाहरण जो है जिससे इनको समझा सकते हैं कि दौड़ना हुआ। अभी जैसे खाना था, आप खाना लीजिए, खाना में ना लगा है तो यह क्रिया है, उसका खा हटा दीजिए, सॉरी ना हटा दीजिए तो बच जाता है खा, और खा क्या हो गया, धातु हो गया। इस तरह हमें धातु और क्रिया में अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो एक बार और कि धातु और क्रिया में अंतर क्या है, तो आप कह सकते हैं कि धातु के अंत में ना नहीं होता है और क्रिया के अंत में ना होता है। अर्थात क्रिया के अंत से अगर ना को हटाएंगे तो धातु बनेगा, और धातु के अंत में यदि ना को लगाएंगे तो क्रिया बनेगा। अब देखिए, अगर यही चीज आप पलट दीजिए कि धातु के अंत में ना लगाने से क्रिया बनता है, आप इस उदाहरण को पलट दें तो वह धातु के बारे में और क्रिया के बारे में क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह अगर एक हो गया तो दूसरा हम क्या कह सकते हैं, ख में सामान्यतः, वही चीजें चेंज कर दीजिए, सामान्यतः धातु के अंत में ना लगाने से क्रिया बनता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसी उदाहरण को आप पलट देंगे, जैसे हंस है, हंस में ना लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, हंसना। ठीक है दोस्तों, उसी तरह लिख है, लिख में आप ना लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, लिखना। ठीक है, तो इस तरह हमें उम्मीद है कि धातु क्या है, क्रिया क्या है, इसे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, धातु और क्रिया की परिभाषा जानने के बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि धातु के कितने भेद होते हैं। कई बार हमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि धातु क्या है, धातु के भेद का उदाहरण व्याख्या कीजिए। क्योंकि आप शॉर्टकट रास्ता नहीं अपना सकते, समय इतना डिफिकल्ट है कि आपको विशेष जानकारी रखनी है, और हमें कोशिश करना है कि जितनी हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है उसे हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि आपको उस कंपटीशन के हिसाब से चलना है, कंपटीशन के आगे आगे चलना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं
कि धातु के कितने भेद होते हैं। तो मोटे अर्थों में जानना है दोस्तों कि धातु की सामान्यता दो भेद होते हैं, एक मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल क्या है कि नाम में ही है मूल, वह स्वतंत्र होता है, किसी से मिला हुआ नहीं होता है, वह किसी अन्य शब्द पे आश्रित नहीं होता है। जैसे अपने स्वर और व्यंजन की परिभाषा में देखा था, वर्ण जो स्वर और व्यंजन वर्ण है, स्वर क्या था, स्वतंत्र था। यहाँ भी ये मूल जो धातु है वह भी स्वतंत्र होता है, और यौगिक नाम में ही यौगिक है, वह जुड़ा होता है, किसी न किसी के सहारे अवलंबित होता है, तो उसे यौगिक धातु कहा जाता है। उसी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि मूल धातु, हाँ, धातु के दो भेद होते हैं, कौन कौन सा, मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। तो आइए दोस्तों अब हम इन दोनों की परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं कि परिभाषा कैसे बनेगा इन दोनों का। ठीक है, यहां पे लिखिए मूल धातु, मूल धातु। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं, वह धातु कोमा जो स्वतंत्र हो तथा किसी अन्य शब्द पर आश्रित न हो, उसे मूल धातु कहा जाता है। जैसे खा, पी, हंस इत्यादि। तो क्लियर है दोस्तों, मूल धातु क्या है, यह मूल है, स्वतंत्र है, किसी के सहारे की जरूरत इन्हें नहीं है, स्वावलंबी है, ऐसा कह सकते हैं, तो वह मूल धातु। क्लियर है, वह धातु जो स्वतंत्र है और किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं है, उसे किसी अन्य शब्द के सहारे की जरूरत नहीं है, तो उसे मूल धातु कहा जाता है। जैसे खा, पी, हंस, रो, चल इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब इसी का ठीक उल्टा है यौगिक धातु। ख क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, यौगिक धातु। इस यौगिक में ही स्पष्ट हो जाता है यह किसी न किसी से जुड़ा होगा, किसी न किसी के सहयोग से बना होगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हमें यौगिक धातु की परिभाषा बना लेना है। तो क्या बनाएंगे इसका दोस्तों, परिभाषा अगर बनाना हो, वह धातु जो मूल धातु या अन्य शब्दों से बना है, उसे यौगिक धातु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हंसा, खाया आदि। तो यौगिक धातु क्या है दोस्तों, वह धातु जो मूल धातु या अन्य शब्दों से बना है, उसे यौगिक धातु कहा जाता है।
बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। ये धातु के दो रूप है या दो भेद है, मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? वो मूल है, स्वतंत्र है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसे मूल धातु कहा जाता है। और यौगिक का क्या है? वह किसी अन्य शब्दों से या किसी मूल धातु से बना है, उसको यौगिक धातु कहा जाता है। इतनी बातें ध्यान में रखना है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि धातु क्या है, धातु के भेद क्या है, उनकी परिभाषा आपको पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और हमें उम्मीद है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी। फिर भी कोई अगर समस्या रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे समय निकाल कर आपके कमेंट का हम जवाब दें। इसके साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।